1998 में अटल बिहारी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इस बार प्राइम मिनिस्टर बनते ही वो सबसे पहले DRDO के चीफ अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन R चिदम्बरम के साथ एक डिटेल डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन के बाद वो उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट के लिए आगे बढ़ने की मंजूरी दे देते हैं। और इस बार इस पूरे ऑपरेशन को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया था कि जैसे जैसे बाकी साइंटिस्ट को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला, वो लोग छोटे छोटे ग्रुप में पोखरण की ओर जाने लगे ताकि किसी को भी उन पे शक ना हो। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नियों तक को झूठ बोला था कि या तो वो दिल्ली जा रहे हैं या फिर किसी और जगह इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और अगले 20 दिनों तक उनसे फोन पे बात नहीं हो पाएगी। सभी साइंटिस्ट को एक कोड नेम दिया गया था, जैसे कि अनिल काकोडकर का कोड नेम कर्नल अनिल, R चिदम्बरम का मेजर जनरल नटराज और अब्दुल कलाम का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया था। जो भी पोखरण आता था वो इसी कोड नेम से ट्रैवल करता था और सीधे आने की बजाय घूम के पोखरण आता था ताकि जासूसों से बचा जा सके। और इस बार इंडिया ये भी अच्छी तरह जानता था कि 1995 की तरह ही इस बार भी CIA की स्पाई सैटेलाइट पोखरण पे नजर रख रही है। इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट पोखरण में काम कर रहे थे वो सब आर्मी के यूनिफॉर्म में थे और साइड पे गहरी सुरंग की खुदाई तभी की जाती थी जब सैटेलाइट उस एरिया के आसपास नहीं होती थी। और जैसे जैसे D-Day नजदीक आता गया तो ज्यादातर काम रात में किया जाने लगा ताकि सैटेलाइट की नजर से बचा जा सके। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी साइट को तैयार करने का जो इम्पोर्टेंट काम था वो इंडियन आर्मी को ही सौंपा गया था। अब सभी काम तो हो रहा था लेकिन अभी भी न्यूक्लियर मटेरियल को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकाल कर पोखरण पहुंचाना बाकी था। इसी काम के लिए 1 मई को सुबह के लगभग 3 बजे 4 आर्मी ट्रक चुपचाप से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाते हैं और जल्दी से एक ट्रक में 2 काले बक्से और कुछ इक्विपमेंट को लोड करके मुंबई एयरपोर्ट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पहले से इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 एयरक्राफ्ट इसका इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही सभी सामान को ट्रक से निकाल कर एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है और उड़ान भरने के 2 घंटे बाद एयरक्राफ्ट जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां से एक बार फिर इसे आर्मी ट्रक के कॉन्वे के साथ पोखरण की ओर भेज दिया जाता है। और इस बार जब ये ट्रक पोखरण की ओर जा रहे थे तो इन्हें किसी भी तरह की स्पेशल सिक्योरिटी नहीं दी गई थी ताकि लोगों को देखने पे लगे कि ये एक नॉर्मल कॉन्वे है। और अभी तक पूरे मिशन के दौरान चाहे सोल्जर्स हो या फिर साइंटिस्ट, सभी के अंदर काम को पूरा करने का मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि पूरे मिशन के दौरान किसी ने भी बीमार होने तक की शिकायत नहीं की। इसके अलावा अनिल काकोडकर जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, D-Day से कुछ दिन पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन अपने फादर का अंतिम संस्कार करने के 1 दिन बाद ही वो वापस पोखरण आ गए। और इन सब लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब 11 मई 1998 को दिन के 3:45 पर इंडिया एक साथ 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. और फिर इंडिया यही नहीं रुकता है बल्कि इसके 2 दिन बाद 13 मई को एक साथ 2 और न्यूक्लियर टेस्ट करता है और इसी के साथ अब इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था।